बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में। बिहार की किसी भी खबर को आप मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं केडीवी लाइव ऐप में। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां जाकर के सर्च कीजिए केडीवी लाइव, लेकर के आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा। जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बार बार डर रहे हैं वही बिहार आ रहे हैं, हम लोग तो उनका स्वागत करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को इतना झूठ बोला है कि उन्होंने क्या क्या वादा किया था और हकीकत में क्या हुआ सभी ने देखा। उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन, विशेष राज्य का दर्जा, चीनी मिल, कुछ काम नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करना, और बिहार की जनता ने पहले चरण और फिर दूसरे चरण के मतदान में भी ये साबित कर दिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अररिया में भाजपा कैंडिडेट के समर्थन में रैली की और सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ जब सरकार बनाई थी तो ये लोग कुछ खत्म कर देना चाहते थे। जब उन्होंने कहा कि महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर के उन्हें स्वावलंबी बनाया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर के हर एक चीजों को प्राथमिकता के तौर पर दुरुस्त किया गया है। जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब इनके पिता और माता को मौका मिला तो फिर कोई काम नहीं किया, अब लोगों को झांसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 तक बिहार सरकार ने 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ रोजगार देने का काम किया है। 2020 के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने को लक्षित कर रखा है। उन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, जब 1 लाख का पूरा होने वाला है और 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सारा काम हम लोगों ने किया और वो बोलते फिर रहे हैं कि हमने किया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर उन लोगों ने क्या काम किया है। जहां हमने बीजेपी के साथ मिलकर के 7 निश्चय योजना के तहत बिजली, नल, जल, शौचालय, हर गली, पक्की नाली और फिर सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण काम किए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कल सारण से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और मुकेश सहनी मौजूद रहे। जहां नामांकन दाखिल करने के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आई हूँ और न ही मैं कोई राजनेता हूँ और न राजनीति करने आई हूँ। मैं आप सबकी बहन बेटी हूँ और फिर आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। यह पिछले 10 सालों में उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया है। हमारा लक्ष्य रक्षाबंधन में सभी बहनों के खाते में 1 लाख रुपए भेजना है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लाख देने और फिर महंगाई को खत्म करने का दावा किया था। जहां पीएम मोदी ने झूठ का पहाड़ बनाया है जिसे बिहार ध्वस्त कर देगा। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वे संविधान को खत्म कर देगा। मंदिर, मस्जिद, मछली, तितली, गुरु गोबर ही रह गए हैं पीएम मोदी के मुद्दे। यह कहना मेरा नहीं है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम में ये लोग फंसे हैं। आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट करके फिर से बड़ा आरोप लगाया है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं लेकिन जनता के फायदे के मुद्दे पर बात करने के बजाय इधर उधर के मामले उठाते रहते हैं। जब प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी हिंदू मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान जैसे मुद्दों पर फंसे हुए हैं। जब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। जब उन्होंने कहा कि बिहार के लिए 10 सालों में क्या किया इसका हिसाब नहीं देते हैं। जब पीएम मोदी 1 महीने में 4 बार बिहार आ चुके हैं और यहाँ आकर के वे सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, गुरु गोबर, मछली, तितली, आलतू फालतू जैसे मुद्दों पर भाषण करके बिहार की जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज नौकरी, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा और फिर विकास जैसे मसले देश की जनता के असली मुद्दे हैं जिन पर उन्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन उन पर बात नहीं करके प्रधानमंत्री आलतू फालतू की बातों में जनता को बहलाते रहते हैं। दोस्तों भाजपा के द्वारा ये नारा लगाया जाता है कि अब की बार 400 पार। इस नारे पर राजद ने बड़ा तंज कसा है। राजद नेता समीर महासेठ ने कहा कि 400 से ज्यादा तो 420 भी होता है।
जहाँ समीर महासेठ मधुबनी में महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए राजद के सभी नेता विभिन्न क्षेत्रों में पसीना बहा रहे हैं। रविवार को मधुबनी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर महासेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। इस पर हमारा सिर्फ यही कहना है कि 400 से ज्यादा 420 होता है, 420 भी होता है। नरेंद्र मोदी जी जनता को मूर्ख बना रहे हैं और बिहार की सभी 40 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मोदी सरकार 420 है, मोदी जी जनता को मूर्ख मत बनाइए। आरजेडी नेता समीर महासेठ ने कहा कि बिहार के लोगों ने बीजेपी की झोली में 39 सांसद दिए हैं, लेकिन इतने एमपी होते हुए भी जनता को क्या मिला? बिहार और झारखंड मिलाकर के 54 एमपी होते हैं, लेकिन गुजरात के मात्र 26 एमपी है। इन 26 सांसदों को जितना मिला उसकी तुलना में दोनों राज्य मिलाकर के मोदी जी ने कुछ नहीं दिया है। समीर महासेठ ने कहा है कि मंचों से पीएम मोदी और फिर बीजेपी और फिर एनडीए के नेता बिहार के विकास के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम करने में पीछे हट जाते हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में एआईएमआईएम ने बड़ा फैसला लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब बिहार के 9 और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के रवैये से नाराज होकर के और पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करने से नाराज होकर के एआईएमआईएम ने यह फैसला लिया है। जब सोमवार को एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि किशनगंज के अलावा पार्टी अब और किन 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। जब सोमवार को एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम ने घोषणा करते हुए बताया कि पार्टी बिहार के शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या फिर मोतिहारी में एक सीट से एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। सोमवार को एमआईएम के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम ने घोषणा करते हुए बताया है कि पार्टी बिहार के शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मधुबनी, जहानाबाद एमआईएम चुनाव लड़ेगी। जब पार्टी किशनगंज लोकसभा सीट पर पहले ही चुनाव लड़ चुकी है। इस तरह कुल पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि एक सीट पर चुनाव लड़ चुकी है, बाकी 9 सीटों पर और चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है। यह आरोप लगाते हुए कहा गया कि एआईएमआईएम को बाहरी पार्टी कहकर के चुनाव हराने की अपील उन्होंने की है, ये दुखद है। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए आरजेडी को घेरा और कहा है कि मुसलमानों को 22 में से सिर्फ 2 मुस्लिमों को टिकट दिया है। नाराजगी की वजह है असदुद्दीन ओवैसी पर बिहार के युवाओं ने काफी दबाव बनाया था कि अन्य सीटों पर भी चुनाव बिहार में लड़े। जहां पार्टी के प्रदेश महासचिव के उम्मीदवारों के नाम पर भी पार्टी का स्टैंड बताया है। उन्होंने कहा है कि शिवहर सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा की गई है। बताया है कि कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं और फिर कुछ सीटों पर जल्द उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। एआईएमआईएम ने कहा है कि 3 फेज तक हमने वोट किया और सिर्फ किशनगंज से अख्तर उल ईमान को चुनाव लड़वाया है। जहां हमें लगा था कि राजद और कांग्रेस हमारा विरोध नहीं करेगी, लेकिन किशनगंज में उन्होंने विरोध किया। खास करके लालू जी ने चुनाव के दौरान वीडियो जारी करके कांग्रेस उम्मीदवार को जिताया, यानी कि हमें हराने का संदेश दिया है। इससे हमें काफी दुख हुआ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से पेड़ पौधों पर भी शामत आ गई है। जब गर्मी एवं तेज धूप की वजह से आम, लीची की फसलों को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि हाल के वर्षों में क्षेत्र में लोग व्यापक पैमाने पर बागवानी करते हुए फलदार पौधों का बगीचा लगाया है। दर्जनों किसान बागवानी के माध्यम से आर्थिक उपार्जन करते हैं। साल भर पौधों की देखभाल के बाद फसल के समय प्राकृतिक प्रकोप से बागवान परेशान नजर आते हैं। जब आपको बता दूं कि मंजर के समय पूर्व हवा चलने के साथ वर्षा होने की वजह से नुकसान हुआ था। इसके बाद बगीचे का स्प्रे करके बचे फल को बचाने की किसान लगे थे, लेकिन लगातार हीट वेव की चपेट में आने से आम का टिकोला व्यापक पैमाने पर झड़ने लगा है। वहीं पर जमीन में नमी की वजह से भी टिकोला झड़ने की शिकायत सामने आई है। बिहार के किसानों के खिलाफ धराधर एफआईआर हो रहे हैं। जी हां, सख्त चेतावनी के बाद भी खेत में पराली जलाने वाले किसानों पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। अब तक चिन्हित किए गए 5 किसानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 48 किसानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करके उन्हें विभिन्न योजनाओं से वंचित कर दिया गया। जबकि फसल अवशेष जलाने वाले अन्य किसानों की पहचान करने का काम कृषि विभाग से जुड़े हुए कर्मी और फिर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में एएनएम बहाली को लेकर के एक अहम फैसला सुनाया है, जहां कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में 10,000 से भी अधिक पदों पर एएनएम बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। जहां बिहार सरकार की अपील पर बीते 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया है। जहां दरअसल बिहार में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन के मुताबिक बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ता के अलावा उम्मीदवारों द्वारा अर्जित
प्राप्तांक के आधार पर इनकी नियुक्ति की जानी थी, लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन में बदलाव कर दिया। जब कमीशन द्वारा किए गए बदलाव के बाद सभी उम्मीदवारों को कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 18 अप्रैल 2024 को मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए किए गए बदलाव को रद्द करते हुए निर्देश दिया है कि प्राथमिकों के आधार पर एएनएम की बहाली की जाए। जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में एएनएम की बहाली पहले की तरह उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाए। दोस्तों, बिहार में दिन भर लू के बाद रात में गर्म हवा से राहत नहीं मिलने की संभावना है। जी आपको बता दूं कि अगले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के आसार है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पटना के साथ मुजफ्फरपुर में रात में गर्म हवा सताएगी। जब पटना सहित दक्षिणी भागों के जिले सबसे ज्यादा तपेंगे। राज्य के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने की संभावना है। जब राजधानी पटना समेत प्रदेश के यानी कि बिहार के दक्षिणी और फिर उत्तरी भागों के कुछ जिलों में 2 मई तक लू की चपेट में रहने की चेतावनी जारी की गई है। जब मौसम विभाग ने ऑरेंज और फिर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए लोगों को दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने और फिर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में दिन रात गर्म पछुआ हवा का प्रभाव बना रहेगा। इसके कारण लोगों को दोपहर परेशानी होगी। जब पछुआ हवा का प्रभाव, आर्द्रता में कमी, बादलों का बनना और फिर पश्चिमी विक्षोभ का कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं होने के कारण तापमान में वृद्धि और फिर लू का प्रभाव बना हुआ है। आपको बता दें कि पटना समेत 17 शहरों में भीषण लू चलने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसमें मौसम पूर्वानुमान को लेकर के मौसम विभाग केंद्र ने पटना सहित 17 शहरों औरंगाबाद, दरभंगा, शेखपुरा, गया, खगड़िया, सुपौल, नवादा, बांका, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, भोजपुर, नालंदा, सीवान, अरवल और जहानाबाद जिलों में लू को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पर पटना, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में गर्म रात रहने को लेकर के संभावना जताई है। बिहार के बचे हुए भागों में गर्म दिन रहने की संभावना है। दोस्तों, बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए समर्थन मांगते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरे कार्यकाल का मतलब जाति विभाजन से प्रस्थान और फिर राज्य में योग्यता आधारित राजनीति की शुरुआत होगी। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में मोदी जी की जीत निश्चित है और उन्होंने इंडिया गुट को एक अहंकारी गठबंधन करार देते हुए चेतावनी दी है। झंझारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अमित शाह ने चेतावनी दी है कि गलती से भी इंडिया गठबंधन गुट की जीत होती है तो फिर पीएम पद के लिए गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच हाथापाई को जन्म देगी। अमित शाह ने दावा किया है कि एम के स्टालिन, शरद पवार, लालू प्रसाद और फिर ममता बनर्जी जैसे नेता बारी बारी से एक साल के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए सहमत हो सकते हैं और राहुल बाबा के जो भी कार्यकाल बचे हैं उसके लिए समझौता करना होगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी अगर ये घमंडिया गठबंधन सत्ता में आ गए तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या वे लालू प्रसाद यादव को पीएम बना सकते हैं? क्या स्टालिन या फिर ममता बनर्जी या फिर इस देश को संभाल सकते हैं? क्या आप राहुल बाबा के बारे में सोच भी सकते हैं? लोकसभा चुनाव के दौरान सीवान लोकसभा सीट पर बड़े सियासी खेल के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ से एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई है जो बिहार का सियासी तापमान बढ़ाने के लिए काफी है। सीवान से तीसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रही पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भगवा रंग में रंगी नजर आई है। वह भगवान की चुनरी ओढ़े हुए नजर आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हिना साहब को बीजेपी का साथ मिल गया है? दरअसल बिहार में सीवान की लोकसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रही है। शहाबुद्दीन के कारण हमेशा ये सीट सुर्खियों में बना रहा। इस लोकसभा सीट से कभी बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता करते थे। शहाबुद्दीन इस सीट से 4 बार सांसद रहे हैं। साल 2021 में कोरोना के कारण दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो अंतिम सांस लिया था। इसके बाद इस सीट से उनकी पत्नी हिना साहब को आरजेडी ने 2 बार अपना उम्मीदवार बना करके चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी से शहाबुद्दीन परिवार के रिश्ते बिगड़ने के बाद तीसरी बार हिना साहब एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है और खूब पसीना बहा रहे हैं। इस बीच हिना साहब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देख करके हर कोई हैरान है। हिना साहब चुनाव प्रचार के दौरान इन दिनों भगवाधारियों के बीच नजर आ रही है। भगवाधारियों के बीच हिना साहब की तस्वीर ने इन चर्चा को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। वह भी बीजेपी में शामिल हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। सीवान में हिना साहब का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में हिना साहब मखदूम सराय ब्रह्मस्थान में आयोजित एक सभा में भाषण दे रही है। हिना साहब जहां भाषण दे रही है वहां मौजूद लोग भगवा गमछा धारण किए हुए नजर आ रहे हैं। हिना साहब जहां भी चुनाव
प्रचार करने जा रहे हैं वहां भगवा रंग में उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान समर्थकों ने उन्हें भगवान की चुनरी उड़ा करके उनका स्वागत किया। जहां खुद हिना साहब ने नए चुनावी समीकरण के संकेत दिए हैं। हिना साहब ने कहा कि अब वो पुराना समय नहीं रहा गया है और समय बदल चुका है, अब सिवान में नए समीकरण बनेंगे। ये लगातार बयान दे रही है कि उन्हें किसी भी रंग से परहेज नहीं है। हिना साहब से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या वह बीजेपी में जाएंगी, तब उन्होंने इनकार नहीं किया है, बल्कि कहा है कि जनता हमारी मालिक है, जब सिवान की जनता जिस ओर ले जाएगी आपकी हिना उस ओर जाएगी। दोस्तों, अब तक देश में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी अब जोरों पर है। इस बीच ये देखा गया है कि बिहार में वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा कम है। चिराग पासवान ने इसकी असली वजह भी बताई है। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के वोटर्स के बीच कोई उत्साह नहीं है। एक तरफ एनडीए में नेता है, नेतृत्व है और नीति है, वही महागठबंधन के डर से इनके लिए क्यों कोई घर से निकलेगा। जब पहले चरण के चुनाव में महागठबंधन का कोई भी नेता प्रचार करने नहीं गया, तो फिर कांग्रेस और फिर वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अप्रत्याशित रूप से घेरते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से महागठबंधन के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं और जिस तरह से राजद यानी कि आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें हराने के लिए एनडीए को वोट दीजिए, ऐसे में महागठबंधन के वोटर्स घर से क्यों निकलेंगे। जो भी उत्साह है वो सिर्फ एनडीए के वोटर्स के बीच है। दोस्तों, गर्मी में हीट वेव का असर सिर्फ जनमानस पर ही नहीं बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी है। हवा के कारण कल कई जिलों में बिजली की ट्रिपिंग शुरू की गई। जहां इसके डर से हवा चलते ही कई इलाकों में बिजली अधिकारी के इशारों पर बिजली बंद कर दी जा रही थी। जहां इसके चलते भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ ट्री कटिंग के नाम पर घंटों बिजली बंद रह रही है, फिर भी फीडर दुरुस्त नहीं हो रहा है। जहाँ सरकार का पैसा भी पानी में जा रहा है। मेंटेनेंस के अभाव में लाखों रुपए के केबल तार जल रहे हैं। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। इसका उदाहरण बेला पावर सब स्टेशन से लाखों रुपए का केबल तार शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफर जल गया। इसको ठीक करने में 4 दिनों से लगातार घंटों बिजली बंद की जा रही है, फिर भी सही तरीके से दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। सारण लोकसभा सीट के लिए रोहिणी आचार्य ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद राजेंद्र स्टेडियम में जनसभा हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गाना गाते हुए फिर से तंज कसा है। इतना ही नहीं, इसी मंच पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी गाना गाकर के रोहिणी के समर्थन में वोट मांगा है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बेटी रोहिणी आचार्य आपके बीच में लगातार काम कर रही है, इसे भारी मत से जिताना है। जब देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, हम लोकतंत्र संविधान को मिटने नहीं देंगे। पिछड़ा वर्ग पिछड़े वर्गों के हक को भाजपा छीनना चाहती है। आप सब लोग इकट्ठे रहिएगा। काफी धूप है, काफी लोगों ने समय दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं। जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इतनी कड़ी धूप में आप सभी लोग आए हैं, सबको धन्यवाद। वहीं पर इसी बीच तेजस्वी यादव ने भाजपा भगाओ का नारा लगाते हुए अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि सारण हमारे पिता लालू प्रसाद यादव की कर्म भूमि रही है और यहाँ से जो काम मेरे पिता ने किया है, अब हमारी बहन रोहिणी यहाँ से उनसे भी ज्यादा काम करेगी। उन्होंने कहा कि क्या परिस्थिति रही है मेरी बहन ने जो कि बलिदान दिया है, या उसको बताने का समय अभी हम नहीं समझते हैं। या आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या त्याग दिया है। मुझे यकीन है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने पिता की सेवा की है और बलिदान दिया है, उससे बढ़कर के यहाँ की जनता की सेवा करेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में सियासी पारा हाई है। तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। कल सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पर्चा दाखिल किया है, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है। आपको बता दूं कि सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होना है। वहीं पर शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। उधर वैशाली संसदीय सीट से लोजपा रामविलास की उम्मीदवार वीणा देवी ने भी नामांकन दाखिल किया है। वैशाली लोकसभा सीट पर भी 6ठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। वहीं पर पूर्वी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह ने भी पूर्वी चंपारण लोकसभा निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता के कार्यालय कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश और बिहार की जनता को ठगने का आरोप लगाया है। जहां उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में झूठे वादे करके आए थे, लेकिन जनता उनकी हकीकत पहचान गई है और उन्हें इस बार 0 पर आउट करेगी। उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि बिहार से चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा की पुरानी घोषणाओं का हवाला देकर के कहा कि राष्ट्र से बोला गया झूठ राष्ट्रीय झूठ है। तेजस्वी यादव ने कुछ पुरानी घोषणाओं का हवाला देकर के कहा कि 100 दिन में काला धन आएगा।
जाएगा। पेट्रोल डीजल 30 रुपए हो जाएगा। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। हर एक परिवार को पक्का घर देंगे। उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब लाख खाते में यूं ही मुफ्त में आएंगे। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार में चीनी मिल खुलवाएंगे और बिहार को लाख हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देंगे। उन्होंने कहा कि इतनी घोषणाओं में कुछ नहीं किया है, सब झूठ कहा। जब उनका ये झूठ राष्ट्रीय झूठ बोला गया, राष्ट्रीय झूठ है ये। तेजस्वी यादव ने यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जब भी बिहार आते हैं तो यहाँ के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बिहार के लोगों को ठगा है, उनके साथ सौतेले व्यवहार किया है। एक प्रश्न पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस 40 सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं वे असल में उनका स्लिप ऑफ टंग है, यानी कि जुबान फिसलना है। जब पहले और फिर दूसरे चरण के दूसरे चुनाव में वे पराजित हो चुके हैं। आगे आने वाले चरणों में भी महागठबंधन की ही जीत सुनिश्चित है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। सहरसा और सुपौल में कल चुनावी सभा में आरजेडी नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी कभी कभी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, वह हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार की बात करते हैं। जब वैसी सरकार लाएं जो गरीबी और फिर महंगाई दूर करे, बेरोजगार को रोजगार दिलाए, किसान की आय दुगुनी करे, बिहार से पलायन रोके और निवेश लाए और औद्योगिक विकास करे ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में INDI की सरकार बनने पर 15 अगस्त को पूरे देश के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सहरसा में मेडिकल कॉलेज निर्माण को हरी झंडी दी। 17 महीने के कार्यकाल में युवाओं को नौकरी दी। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। केंद्र में हमारी सरकार अगर बनी तो फिर रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। किसानों के फसल की सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा कि उन्होंने रेल मंत्री बनने पर मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना बनाया। भाजपा वालों ने तो मेरे चाचा को हाईजैक कर लिया। खगड़िया में उन्होंने कहा कि एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार खगड़िया के हैं तो फिर दूसरी ओर चिराग पासवान ने बाहरी को टिकट दिया है, जहाँ वे भागलपुर के रहने वाले व्यापारी हैं। इधर जनबल वाले लोग हैं तो उधर धनबल वाले लोग हैं। जहाँ जनता मालिक है, अब आपको तय करना है आप किसे चुनेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं तो फिर वे यानी कि NDA लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब बिहार के बांका से एक ऐसी खबर सामने आई है, प्रेम वाली खबर, जिसे सुनकर के हर कोई हैरान है। वहीं पर दूसरी ओर आपको हंसी भी आएगी। यहाँ एक दामाद का चक्कर अपनी ही सास से कई दिनों से चल रहा था। इस बात की भनक ससुर को लग गई। इसके बाद ससुर ने एक दिन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसने दोनों की पूरे गाँव के सामने शादी करा दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है, जहाँ 55 वर्षीय दिलेश्वर दरवे अपनी 45 वर्षीय पत्नी गीता देवी की शादी दामाद से करा दी। जब बांका के छत्रपाल पंचायत के हीर मोती गांव में घटी ये घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। खबरों के मुताबिक पत्नी की मौत के बाद सिकंदर अपने ससुराल में रहने लगा। इस दौरान सास दामाद एक दूसरे के करीब आ गए। जब पति को शक हुआ तो उसने जांच की, जिससे दोनों के अफेयर का खुलासा हुआ। जब दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। जब दिलेश्वर ने इसकी जानकारी पंचायत को दी। सिकंदर यादव ने पत्नी और फिर गाँव वालों के सामने खुलेआम अपनी सास से प्यार का इजहार किया। इसके बाद दिलेश्वर और फिर ग्रामीणों की सहमति से सिकंदर और गीता की देवी की शादी करा दी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू को परिवार के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पूरी की पूरी राजनीति परिवार पर सिमट कर रह गई है। शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता नहीं है और फिर आज तक नहीं देखा तो फिर आगे कहां से दिखेगा। इसलिए तो लोग अब उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जनता को एनडीए पर भरोसा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में चारों तरफ एनडीए की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के लोगों में आकर्षण है। पीएम ने 10 वर्षों में काफी काम करके लोगों को बता दिया है। उन्होंने जनता की सेवा की है, इसलिए बिहार की सभी सीटों पर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं।
जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी पलटूराम है, ये तो बिहार का पूरा बच्चा बच्चा जानता है, मगर ठीक उतना ही बड़ा पलटी मार भाजपा वाले भी है। जब बिहार में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह लोरिया में एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि बिहार का एक एक आदमी कान खोल करके सुने कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जब बेतिया के किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा नहीं था, जब खुद ही खड़ा होकर के चिल्ला रहे थे, जब बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए सारे के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन मौजूदा समय में मजाक क्या हो रहा है? मजाक ये हो रहा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया पर कुंडी लगाना भूल गए, फिर पलट करके नीतीश कुमार के साथ चले गए। बिहार की आज ये दुर्दशा क्यों है? इसलिए कि क्योंकि 40 सांसदों का लालच केंद्र के नेताओं को है। जब बिहार की दुर्गति का कारण आज 40 सांसद बन गया है, 40 सांसदों के लालच में आज देश में कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो, ये किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अमित शाह कल बिहार आए हुए थे। बिहार के झंझारपुर और फिर बेगूसराय में चुनावी सभा किया। इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण देश में इनके विभाग ने प्रधानमंत्री मोदी की सोच, सेवा, सुरक्षा और फिर गरीब के कल्याण को धरातल पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी यदि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर इस बार 3 करोड़ लोग लखपति दीदी बनेंगी। हमारे संकल्प में देश का समावेशी विकास झलक रहा है। अमित शाह ने कहा कि देश को मजबूर नहीं बल्कि मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि INDI में पीएम प्रत्याशी कौन होगा इसका अब तक कोई भी अता पता नहीं है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुझे तो डर है कि लालू, ममता, स्टालिन, केजरीवाल और फिर अन्य बारी बारी से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहां पर आए हुए लोगों से अमित शाह ने पूछा है कि क्या आप ऐसे लोगों को देश का नेतृत्व सौंपना चाहेंगे जिन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त हुआ है। राष्ट्रीय आपदा कोरोना में उनके प्रयासों को न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी कायल है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और फिर लालू जैसे लोगों ने भगवान राम के साथ क्या सलूक किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पीएम मोदी के दृढ़ निश्चय से राम मंदिर का निर्माण और फिर प्राण प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। धारा 370 को हटाया गया। उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा ने कहा था कि यदि धारा 370 हटाई जाएगी तो फिर देश में खून की नदियां बहेंगी। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि खून की बात तो छोड़ दीजिए, एक कंकड़ भी कहीं पर नहीं गिरा। अमित शाह ने कहा है कि ये लोग फिर कह रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो फिर धारा 370 हटा देंगे। आप लोग हाथ उठा करके बोले कि क्या आप लोग ऐसा होने देंगे? उन्होंने कहा है कि बिहार का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान दे सकता है। जब तक भाजपा का एक कार्यकर्ता जिंदा है तब तक किसी की मजाल नहीं है कि धारा 370 को खत्म कर सके। पटना के फतुहा में प्रेमिका संग बाइक पर घूम रहे प्रेमी की लोगों ने शादी करा दी। जहां खुशबू और शशि के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शशि गुजरात के पेपर मिल में काम करता था। वह छुट्टी पर फतुहा आया था। जहां रविवार को खुशबू के साथ बाइक से जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों को इस बात की भनक लग गई। जब गाँव के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। जहाँ पहले तो प्रेमी ने लड़की से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया, लेकिन बाद में प्रेमी के मोबाइल नंबर और फिर उसकी गैलरी में फोटो से दोनों की प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका को गांव के मुखिया के पास ले गए। जब पूरी बात सुनने के बाद मुखिया ने दोनों की रात में ही मंदिर में शादी करने का फैसला सुना दिया। जहां मुखिया के फरमान सुनने के बाद गांव के लोगों ने आनंद फानन में दोनों प्रेमी युगल को शादी के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। जहां गांव के पंडित ने हिंदू रीति रिवाज से मंत्र पढ़ करके दोनों युगल प्रेमी को विवाह के बंधन में बांध दिया। इसके लिए विधिवत लड़की का कन्यादान किया गया। पटना के बैकुंठपुर मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर सोमवार को बेगूसराय के GD कॉलेज से उड़ान भरते समय तेज हवा के दबाव में लहरा गया। जहां हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो दिया कुछ देर के लिए। हेलीकॉप्टर को पश्चिमी दिशा की ओर उड़ान भर करके पटना जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर जैसे ही ऊपर उठा तो पश्चिम के बदले पूर्व दिशा की ओर जाकर के लड़खड़ाने लगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ने की बजाय करीब 2 फीट नीचे आया, लेकिन फिर संभल गया। इसके बाद पश्चिम की दिशा में सीधे उड़ान ली जा सकी। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बेगूसराय और झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। जहां अमित शाह करीब 3 घंटे बिहार में रहे। बेगूसराय में अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा है कि बिहार से जब से चारा चुराने वालों की सरकार गई है तब से विकास हो रहा है। अमित शाह ने कहा है कि इन लोगों की सरकार बन गई तो फिर शरिया कानून लागू कर देंगे। इसके पहले मधुबनी के झंझारपुर की सभा में उन्होंने जनता से पूछा है कि क्या आप लोग बताइए कि लालू राहुल ममता प्रधानमंत्री बनने लायक है? अगर गलती से आप लोगों ने इनकी सरकार बना दी तो
फिर ये एक साल के लिए पीएम होंगे। यही इनकी बीच डील हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण के चुनाव के लिए मधेपुरा पहुंचे, जहां मधेपुरा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार ने मधेपुरा की आलमनगर में जनसभा को संबोधित किया। जहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2005 से पहले लोग बिहार की सेवा कर रहे हैं। जहां उससे पहले बिहार का क्या हाल था सबको पता है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए 18 साल पहले बिहार में किस तरह के हालात थे। जब कोई भी शाम को घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होते रहता था। जहाँ अब शाम क्या देर रात तक लोग टहलते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उस समय बहुत कम बच्चे पढ़ पाते थे, जहाँ अब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य का काम भी ठीक नहीं था। पहले लड़कियां गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाती थी, जहाँ अब लड़कियां खूब पढ़ती है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए हम लोगों ने इंतजाम करवाया है। लड़का और लड़की के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना चलाया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कोई साइकिल चलाता था जी, अब तो लड़कियां कितनी साइकिल चलाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने शिक्षकों के लिए बहाली करवाया। स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालात थी पहले, 2005 से पहले स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने मुश्किल से लोग जाते थे। इसको हमने भी देखा अपने आंखों से, और डॉक्टर इलाज की सुविधा को बढ़ाया। अभी इंटर पास करने पर लड़कियों को 25,000 और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई या उसी के चलते प्रजनन दर में कमी आई है। लगता है कि अब मुखिया का चुनाव प्रचार करने के लिए भी मोदी जी बिहार आने वाले हैं, बिहार आएंगे। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती का। आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। इसी बीच मीसा भारती ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर के निशाना साधा। जी हाँ, मीसा भारती ने कहा कि लगता है कि मुखिया के चुनाव प्रचार करने के लिए भी मोदी जी आएंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी अपनी कोई भी छवि नहीं है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाने की कोशिश है, जो कि बिहार की जनता समझ गई है। जब पाटलिपुत्र से प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर के आए। 18 साल में लड़का अग्निवीर में जाएगा और सेना में जाएगा, और 22 से 24 साल होते होते वो घर बैठ जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी 75 साल में भी एक और मौका मांग रहे हैं। 10 साल तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि जो आप अगला 5 साल का मौका मांग रहे हैं उसका विजय क्या है, और खास तौर के लिए बिहार के लिए आपने क्या किया है। मीसा भारती ने कहा है कि मैं बिहार से हूँ। आपने कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, फैक्ट्रियां लगेगी, बंद पड़ी चीनी मिलों से धुआं निकलेगा। ये बात 2014 के चुनाव में भी कही थी, और 2019 में भी आएंगे तो फिर उसी चीनी मिल से हम चाय पियेंगे। तो फिर उन सब वादों का क्या हुआ। मीसा भारती ने कहा कि हमको तो लगता है कि मुखिया के चुनाव प्रचार में मोदी जी आएगा। यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी छवि अच्छी नहीं है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाने की कोशिश है। इसको बिहार की जनता अच्छे से समझ चुकी है, इनकी विदाई तय है। दोस्तों, पप्पू यादव पूर्णिया में मतदान के बाद एक बार फिर से आम लोगों के बीच जाकर के उनका दुख सुख सुनते हुए नजर आए। जब कहें तो वे पुराने रूप में भी दिखे। जी आपको बता दूं कि मतदान खत्म होने के बाद पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के खुशकी बाग स्थित लकड़ी पट्टी वार्ड संख्या 38 निवासी मोहन शाह के परिवार वालों से मिलने पहुंचे, जिनकी मृत्यु दोपहर 2 बजे हृदय गति रुकने से हो गई थी। सूचना मिलने के बाद पप्पू यादव तुरंत उनके घर गए और उनके परिवार वालों से मिलकर के उन्हें ढांढस बधाया। मृतक मनोज शाह खुशकी बाग चौक पर ठेला लगा करके नाश्ता की दुकान चलाते थे, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जब पप्पू यादव ने उनके परिवार वालों से मुलाकात करके अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा कि मनोज शाह का निधन मेरे लिए गहरी क्षति है। उनके जाने के बाद उनका परिवार अनाथ हो गया, लेकिन हम उनके परिवार वालों के साथ हैं और फिर भविष्य में उन्हें हर संभव मदद की भी भरोसा देते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की जनता का दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। चाहे चुनाव हो या फिर आम दिन, हम हर पल अपने लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूर्णिया की तस्वीर बदलने वाली है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल में खगड़िया के लिए कुछ भी नहीं किया। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव खगड़िया गए थे अब चुनाव प्रचार करने के लिए, उसी दौरान ये बातें कही है और कहा कि एनडीए ने यहां से बाहरी प्रत्याशी भी खड़ा किया है, इसलिए खगड़िया के बेटे संजय कुशवाहा को जिताना है। इस मौके पर उन्होंने अनिल पासवान उर्फ साधु पासवान का परिचय कराते हुए कहा कि देखिए, चिराग पासवान के जीजाजी भी संजय कुशवाहा के लिए वोट मांगने आए हैं। आपको बता दूं कि 7 मई को खगड़िया लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में इस बार एनडीए और फिर महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। एनडीए ने इस बार एलजेपीआर के राजेश वर्मा को खगड़िया से सियासी दंगल में उतारा है, तो महागठबंधन की ओर से सीपीआई के संजय कुशवाहा लाल टाल ठोक रहे हैं।
दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर जम करके निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में मजाक नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव के पिता ने 15 साल बिहार में मजाक ही किया है। देश लोकतंत्र है, ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है या 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया है। ये बताए ना कि 15 साल में लालू प्रसाद यादव ने बिहार को क्या दिया है। ये सिर्फ बिहार की जनता ही जानती है। हर कोई बोलने और फिर सपने देखने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए क्या किया। दरअसल बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इस बीच बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को पहुंचे थे। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को टारगेट किया, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी ने ये बातें कही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।